महेश थाने की पुलिस नहीं है, अब सब कुछ क्राइम ब्रांच के पास है। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं चाहता, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? अर्चना, कावेरी तुम्हारी जिम्मेदारी है। पता करो कि उसने अपना स्टेटमेंट क्यों बदला, और वो एनजीओ वाली देविका चौधरी, उसका क्या रोल है नई स्टेटमेंट के पीछे। और ललित, तुम स्कूल जाके पता करो, देखो महेश, प्रिंसिपल और बाकी का स्टाफ और क्या जानते हैं। मैं कालू से बात करता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अजीब बात है कि वो इस केस फाइल में नहीं है। क्या मिसिंग है? डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक फाइल नहीं हुई है। नहीं हुई है? नहीं, हमसे छूटी नहीं है। डिटेल्ड रिपोर्ट अभी तक हमें मिली नहीं है, तो हम उसे अटैच कैसे कर दें? अपडेट तो होगा कल्पेश की कब तक आने वाली है। अब ये तो नंदिता जी ही बता सकती हैं कि रिपोर्ट कब तक तैयार होगी। 1-2 दिन और लग जाएंगे, जैसे हो जाएगा मैं आपको फोन करती हूँ। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से श्रुति के साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कालू यादव था, तो उसका डीएनए मैच किया गया था। नहीं, ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई हमारे पास, और मैंने डॉक्टर रागिनी प्रधान का इंटरव्यू देखा था टीवी पर, लेकिन वो तो हमारे मेडिकल इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा है ही नहीं। मतलब ये डॉक्टर रागिनी प्रधान आपकी टीम में नहीं है? नहीं, जहाँ तक मुझे पता है वो तो प्राइवेट प्रैक्टिस करती है। हाँ, लेकिन जब हम विक्टिम की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए तैयार कर रहे थे, तब सब इंस्पेक्टर कल्पेश शर्मा ने डॉक्टर रागिनी प्रधान को अलग से बुला लिया था। एनीवे, मैं डिटेल रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ, रेडी होते ही आपके पास भिजवा दूंगी। अब इस केस में आगे आने वाली बातें बहुत चौंकाने वाली थी। ये नई इन्वेस्टिगेटिंग टीम को एक ऐसे भंवर में पटकने वाली थी कि कालू यादव के मुख्य अभियुक्त होने के बावजूद केस की फाइल को क्लोज करने के लिए अभी उन्हें कड़ी मेहनत करनी थी। कावेरी में तो हाँ, अर्चना कश्यप, क्राइम ब्रांच से। आपको आपकी बेटी के केस के बारे में दोबारा नई टीम से जांच करवानी थी ना? जी। अब वो जांच हम करेंगे। रमीला यादव। जी। कुछ लेंगे सर? चाय, कॉफी? सीसीटीवी फुटेज जो पहली टीम को नहीं दिए थे आपने। और सीसीटीवी तो अभी लगना शुरू हुआ है श्रुति का केस होने के बाद, और सब जगह लगवा रहे हैं। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। महेश, मुझे 5 मिनट में तुम, निधि दहिया और दक्षा जायसवाल एक साथ यहाँ पर चाहिए। 5 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, बच्चों की क्लास चल रही है। कब खत्म होगी क्लास? अरे ऐसे कैसे कह रही है? आपके फोन नहीं आया था? एक सेकंड, ये मेरा फोन देख लीजिए, इसमें आपको वो नंबर मिल जाएगा जिससे फोन आया था। बताया गया था कि मेरी बेटी के साथ जो है उसमें किशन भंडारी का ही हाथ है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये नंबर हमारे पास भी है। फ़ोन पीसीओ से आया था और इसी पीसीओ से हमें भी एक कॉल आया था। बोलो भाई। क्राइम ब्रांच। पीसीओ है साहब, बहुत लोग फोन करते हैं यहाँ से। लेकिन देखा तो होगा ना तुमने, 2 बार आया था वो। एक बार 20 जुलाई को रात 10:30 बजे एक औरत को फोन किया था। फिर किसने किया है? किसी स्कूल वाले ने ही। और दूसरी बार 25 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे मुझे फोन किया था। पीएसआई ललित स्पीकिंग, क्राइम ब्रांच। आप लोग इस केस पर हो? अब 1 रुपया मिलता है साहब एक फोन का, क्या याद रखो? तो याद होता तो बता देता मैं। देख, कोशिश कर उस आदमी को याद करने के लिए, बहुत ही काम का आदमी है वो हमारे लिए। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। अगर 2 बार आया है तो हो सकता है मोहल्ले का ही हो, अगर फिर से देखूंगा तो याद आ जाएगा। लेकिन साहब ये भी तो हो सकता है कि बाहर का हो और सिर्फ फ़ोन करने के लिए यहाँ पे आया। तूने अपने बयान में लिखा है कि जिस दिन श्रुति अकेली निशा के बिना घर पर आई और तेरी बीवी प्रमिला भी घर पर नहीं थी, उस दिन तूने श्रुति के साथ बहक गया था मैं साहब। श्रुति तो बहुत सुंदर दिखती है। बच्ची को अकेला देखकर संभाल नहीं पाया अपने आप को। ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन हो गया। गलत किया श्रुति के साथ। जो हुआ उसे भूल जा बेटा, किसी को बोलना मत। मम्मी पापा को भी नहीं, है ना? समझ गई ना?
नहीं तो वो लोग बोलेंगे तू झूठ बोल रही है, और मैं भी ये बोलूंगा कि तू झूठ बोल रही है। तू नहीं बोलेगी ना? मतलब तूने जबरदस्ती की? जी साहब। तो वो चुप क्यों रही, चिल्लाई क्यों नहीं? वो मुंह दबा दिया था। उसकी हालत और खराब हो गई, कब पता चला तुझे? जब पेट दर्द और उल्टी शुरू हुई तो डॉक्टर बन गया, 10 साल की बच्ची को दवा दे दी। कहां से लाया था दवा? एरिया की बाहर की दुकान से। दुकान का नाम याद नहीं। जब श्रुति की मौत की खबर आई तब तो समझ में आ गया होगा कि तूने श्रुति को मारा है। पाप हो गया था साहब मुझसे। साहब मैं पापी हूं साहब, मुझे फांसी दे दो साहब। साहब मुझे मार दो साहब, फांसी दे दो साहब। कालू भाई ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे बहुत सालों से जानते हैं हम उन्हें। एकदम गलत इल्जाम लगाया गया है उन पर। और तुम्हें स्कूल वालों पे इल्जाम लगाने के कितने पैसे मिले? अरे ओ मैडम, आप भी मिली हुई हो स्कूल वालों से? अब पिछली बार जो पुलिस आई थी उनसे? एक औरत हो के एक औरत के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं आप? किसी ने पैसे नहीं लिए मैडम, और न ही मेरे पति ने कुछ किया है। प्रमिला यादव, तुमसे भी बात करूंगी मैं, पहले कावेरी से कर ले। सच बोल रही है प्रमिला। श्रुति और निशा दोनों बेटी जैसी है कालू भाई के लिए। ना मुझे ना मेरे पति को लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। पहले तो तुम कुछ नहीं कहना चाहती थी, फिर वही एक फोन आया और तुमने सारी बात मान ली। क्यों? किसका फोन? और कालू को अरेस्ट करने के एक दिन बाद ही ये फोन क्यों आया? हाँ, अगर कोई शुभचिंतक ही था तो पहले क्यों नहीं बताया उसने? मुझे पहले भी लगता था कि कालू भाई श्रुति के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उनका हाथ नहीं है इसमें। अरे जिसकी बेटी मरी उसकी बात तो आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं। 13 तारीख की रात को हम सब साथ खाना खा रहे थे, सब ठीक था, हंसी मजाक चल रहा था। हम लोग खाना खा रहे थे और श्रुति खेल रही थी, निशा के साथ मस्ती कर रही थी। मुझे डांट लगाना पड़ा उसे कि खेल रोककर खाना खा ले। मैंने अगली सुबह उसे स्कूल छोड़ा। हंस रही थी, खुश थी, हर रोज की तरह। मर्द नहीं समझ सकते, लेकिन आप तो औरत है, आप तो समझ सकती है। सोचिए, एक 10 साल की लड़की को एक दिन पहले दवाई दी गई क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था और किसी को पता नहीं चलता। और ऐसा दर्द उसकी माँ से छुपा हुआ रह सकता है? बताइए जरा। माना कि नहीं छुपा सकती, लेकिन फिर आप लोगों ने ये बात पहली वाली टीम के सामने क्यों नहीं उठाई? अरे मैडम, चिल्ला चिल्ला के कहा था, लेकिन सुनना क्या चाहते थे वो लोग? कालू भाई को पकड़ने के बाद बस जैसे तैसे मामला खत्म करना था। आप देविका जी से पूछ लीजिए, वो थी साथ में जब मैंने बोला था। और देविका इस केस में कैसे आई? आपने बुलाया या खुद घुस गई? क्या फर्क पड़ता है मैडम, उनके रहने ना रहने से सच बदल जाएगा? सच बदलेगा नहीं, लेकिन सच बदलने की कोशिश जरूर की जा सकती है। आपकी बेटी की मौत हुई है, तकलीफ में थी वो। आप जानती है ना, अगर आप झूठ बोल रही है तो आप खुद उसके साथ अन्याय कर रही है। मैं अन्याय कर रही हूँ मेरी बच्ची के साथ? अरे आप लोग समझ ही नहीं रहे। ऐसा दर्द तो एक औरत भी सहन नहीं कर पाती है। श्रुति तो फिर भी बच्ची थी, सिर्फ 10 साल की, मेरे बगल में सोती थी। मुझे नहीं पता चलता क्या? वो चुप नहीं बैठती, मुझे बताती। मुझसे बेहतर मेरी बेटी को कौन जान सकता है? मैं नहीं मानती कि आप लोग जो कह रहे हो वो सच है। कालू, तू सच बोल रहा है? लड़की चिल्लाई नहीं, किसी से कुछ नहीं कहा, सच कह रहा ना? हाँ साहब, मैं गुनहगार हूँ साहब, हूँ मैं साहब, मुझे मार दो साहब, मुझे फांसी चढ़ा दो साहब, मैंने कर दो साहब। कोई तो सच छुपा रहा है सर, कुछ बड़ा झोले। या तो कावेरी और प्रमिला दोनों भर भर के झूठ बोल रहे हैं, या तो फिर कालू को अपनी बलि देने का शौक चढ़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों पार्टी के बयान अलग हैं। मतलब साफ है कि दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। सर, ये दो बाहुबलियों की वर्चस्व की लड़ाई है। कोई आपसी रंजिश हुई होगी इनकी। अब इससे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर बेचारे ये गरीब लोग जरूर पिस जाएंगे इस पैसों के खेल में। त्यागी सर ने ठीक ही कहा था कि बच्चे की लाश पर रंगमंच सजा रखा है इन लोगों ने। कोशिश बेकार है तुम्हारी जगदीश। मैं जानता हूँ देविका चौधरी तुम्हारे कहने पे मेरी बदनामी कर रही है। लड़की की जान चली गई और तुम्हें अपने नाम की पड़ी है भंडारी। उस लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसका परिणाम तो भुगतना ही होगा। कानून को अपना काम करने दो। कब तक बचाओगे कानून से? जगदीश, ये कानून की पट्टी किसी नौसिखिए को पढ़ाना। मदन लाल भंडारी नाम है मेरा। लाख कोशिश कर लो, मेरा बाल विवाह का नहीं कर पाओगे तो। और इसे चेतावनी समझो या धमकी, अगर तुम नहीं रुके तो मैं शुरू हो जाऊंगा। फिलहाल तो मेरी सलाह मानो भंडारी, और अपने स्कूल को बचाओ। इन क्राइम ब्रांच वालों के हाथ कुछ लग गया ना तो ताला लगा देंगे।
तुम्हारे स्कूल पर भी और तुम्हारे बेटे की आजादी पर भी। क्यों अस्पताल नहीं गए श्रुति के साथ? मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं आप? अरे हमें तो जैसे ही पता चला तुरंत हम उसकी मदद में लग गए थे। तो फिर ये मदद आप लोगों ने आगे तक क्यों नहीं की? हाँ, क्यों सिर्फ 2 मेड के सहारे उस दर्द में कराती हुई बच्ची को छोड़ दिया आपने? निधि जी, आप तो प्रिंसिपल हैं, आपने जिम्मेदारी लेकर क्यों किसी और को नहीं भेजा बच्ची के साथ? उतना खून देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर भी मैंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उसे आने में वक्त लगता, इसलिए महेश जी ने तुरंत फैसला लिया और बच्ची को हॉस्पिटल भिजवा दिया। मैंने खुद डीएल मेमोरियल फोन किया और उन्हें बताया ताकि वो पहले से अपनी तैयारी करके रखें। हाँ, और आप लोग यहाँ पर अपनी तैयारी कर लें। देखिए, आप तीनों को एक बात मैं अच्छी तरह से बता दूं, मुझे सिर्फ सच सुनना है। किशन भंडारी ने किया ना ये? वो यहाँ रोज आता था या फिर कभी कभी? सर, किशन जी का स्कूल के मामलों से कुछ लेना देना नहीं होता। मैं नाम लेकर पूछ रहा हूँ, शायद पिछली टीम ने नाम नहीं लिया। क्या रोल क्या है किशन भंडारी का स्कूल चलाने में? कोई रोल नहीं है। आप भी यही कहेंगी दक्षा जी? मैनेजमेंट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ एक टीचर हूँ यहाँ पर। आप तीनों मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अपराधी की मदद करना भी अपराध है। ये झमेला तुम ही देखो महेश, मैं रेजिग्नेशन दे रही हूँ। सोच लीजिए मैडम, ये 2 बाहुबलियों की आपस की लड़ाई है और बेवजह स्कूल को बदनाम किया जा रहा है। आरोपी तो जेल के अंदर है। वो क्राइम ब्रांच वाले गलत तो नहीं बोल रहे ना महेश? क्यों तुमने श्रुति को हॉस्पिटल में सिर्फ सादिया और आरती के साथ भेजा? खुद क्यों नहीं गए? मुझे क्यों नहीं कहा? मैडम, जब मैं था ना, आप भी वही थी। अब आप सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल रही ना। मैंने आपको रोका था कि वहां मत जाओ, किसी को मत भेजो। मैं तो सिर्फ कोऑर्डिनेटर हूँ, आप प्रिंसिपल हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती थी। तो अब तहकीकात किस दिशा में करनी है ये भी आप लोग बताएंगे हमें। मैं तो आप लोगों को दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग पहले वाली टीम की तरह भटके नहीं। अरे भाई, शुभचिंतक हूं मैं आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी, हमारी चिंता करने के लिए। सर, चल क्या रहा है यहाँ पे? ये मदन लाल फोन करके बोल रहा है कि केस को गलत दिशा में मत ले जाओ। त्यागी ठीक ही कह रहा था, ये री इन्वेस्टिगेशन केस को घुमाने के लिए शुरू करवाया गया है। सब लोग अपना अपना मतलब पूरा करना चाहते हैं। सर, वो एनजीओ वाली देविका भी आई थी अर्चना से मिलने। आप लोगों को बस इतना बताना चाहती हूँ कि भंडारी परिवार काफी कुछ छुपा रहा है। वो हम पता कर लेंगे। उस लड़की को जानबूझकर निशाना बनाया गया मैडम। निशाना बनाया गया? क्यों? गरीबी मैडम, गरीबी। उस लड़की की माँ ने फीस कम करने की रिक्वेस्ट की तो उन लोगों ने ऐसा बदला लिया। क्या बोल रही है आप कि श्रुति को टारगेट किया गया था? इस केस में एक और नया मोड़ आया, लेकिन इसी के साथ पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक और चौंकाने वाली चीज पता चली। डॉक्टर नंदिता, जिस पर हम काम कर रहे हैं उससे भी कुछ अलग मिला है क्या? अब तक जो भी सामने आया है ये उन सबसे अलग है। ये सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। मुझे लगता है ये सारी चीजें जानबूझकर छिपाई गई, केस को दबाने के लिए कवर अप किया गया है। मैं अभी पहुंच रहा हूं। पुरानी टीम कह रही है कि उनको भी नहीं पता था ये। झूठ बोल रहे हैं वो लोग। मैंने जब किशन भंडारी का नाम लिया था तभी बताया था उनको कि मैं फीस कम करवाने के लिए स्कूल गई थी। हम पति पत्नी मिलकर भी इतना ही कमा पाते कि किसी तरह घर चला सके। कोशिश रहती है कि बच्चों को भूखा ना सोने दे। श्रुति के अलावा एक और बेटी है हमारी, 5वीं से, उसे भी यही पढ़ाना है। मैं समझ सकती हूँ कावेरी, लेकिन अगर फीस कम कराने की बात है तो तुम महेश जी से बात कर लो। इस मामले में वही कुछ कर सकते हैं। फैसला तो अनामिका जी करती है, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो सर जी, आप उनको बताइए ना हमारी हालत के बारे में। ठीक है, मैं बात करता हूँ, लेकिन अगर तुम खुद अनामिका जी से जाकर उनकी कोठी पर बात करो तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं गई थी उनके कोठी, लेकिन अनामिका जी नहीं मिली, ये किशन मिला वहाँ। कौन सी क्लास में है? बता श्रुति। 7th स्टैंडर्ड में। ठीक है, मैं देखता हूँ हम क्या कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी होगी साहब, थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बात करता हूँ अनामिका से भी और महेश जी से, जो होगा आपको बता देंगे। कितनी कम हुई थी फीस? नहीं हुई, उसके पहले मेरी बच्ची को मार डाला। तुम गई कब थी उनसे बात करने? ये साल शुरू होने के पहले। तुम्हें किशन भंडारी पर ही क्यों शक है? वो फिर आया था तुम्हारी बेटी से मिलने? मेरे सामने तो नहीं मिला, लेकिन मैं जानती हूँ ये उसी ने किया, कालू भाई ने नहीं। क्या मिला आपको डॉक्टर? आपने कहा शॉकिंग है। विक्टिम को सोडोमाइज किया गया था, उसके साथ अस्वाभाविक दुष्कर्म हुआ है। सोडोमाइज्ड? अस्वाभाविक दुष्कर्म? यस।
पूरे पोस्टमार्टम की हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की है। इसके अलावा भी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई ऑफिसर। विक्टिम की डेड बॉडी से हमें किसी पिल के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। उसके साथ बहुत बुरी तरह से अस्वाभाविक दुष्कर्म हुआ है, जिसकी वजह से बहुत खून बहा और डेथ हुई। तो फिर ये प्रेगनेंसी वाली बात कहाँ से आ गई? मैं भी हैरान हूँ कि ये अफवाह सामने कैसे आई, जबकि श्रुति के साथ जो कुछ भी हुआ वो अननेचुरल थी। वो फिजिकली इमेच्योर थी। फिजिकली इमेच्योर मतलब आप ये बोल रही हैं कि वो पेट से हो ही नहीं सकती? किसी भी हाल में हो नहीं सकती। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर रागिनी प्रधान इस नतीजे पर कैसे पहुंची और उन्होंने इन स्पिल्स का जिक्र कैसे किया। जब मैं पोस्टमार्टम कर रही थी तो मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमने विसेरा और डीएनए प्रिजर्व किया है और अब मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि विक्टिम प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। सर, श्रुति की मां कावेरी का कहना है कि वो श्रुति की स्कूल फीस कम करवाने के लिए किशन भंडारी से मिली थी, और वो एनजीओ वाली देविका, उसने भी कहा है कि इसी वजह से श्रुति को टारगेट किया गया था। सर, मैंने एफएसएल ऑफिसर आशीष त्रिवेदी से बात की है। सर, आशीष ने श्रुति प्रेग्नेंट थी ही नहीं। सर, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि उसके साथ अस्वाभाविक दुष्कर्म किया गया था, इसीलिए उसे ब्लीडिंग हुई, और वो फिजिकल इमेच्योर थी, इसलिए वो प्रेग्नेंट तो हो ही नहीं सकती थी। लेकिन सर, ये थ्योरी इन्वेस्टिगेशन में कहाँ से आई? अगर ये बात सच है तो फिर अभी तक हम लोग किस पर काम कर रहे थे? सर, अगर ब्लीडिंग अस्वाभाविक दुष्कर्म की वजह से हुई थी तो शायद उसके साथ जो हुआ था वो स्कूल में ही हुआ होगा, और वो भी ब्लीडिंग शुरू होने से थोड़ी देर पहले। बहुत से लोग शामिल हैं इसमें, सबने मिलकर खेला है नाटक। सबसे पहले तो डॉक्टर रागिनी प्रधान से मिलना पड़ेगा, और उस एफएसएल ऑफिसर से भी। कैसे मिले उन्हें टॉयलेट में अंश? कैसे पहुंचे इस थ्योरी पे जो पॉसिबल ही नहीं है? 4 बजे आ जाइए। आप ऐसे अंदर कैसे आ गए? क्राइम ब्रांच। देखिए ऑफिसर, अभी मेरा पेशेंट देखने का आपने 10 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट कैसे बताया? क्या बेस था आपके पास? एक्सक्यूज मी ऑफिसर, वहां मुझे पुलिस ने बुलाया था। मैंने वहां बाथरूम में ब्लड के साथ मांस का अंश पड़ा हुआ देखा था। उससे मुझे जो समझ में आया बता दिया। आप वो रिपोर्ट दिखाइए जो आपने सबमिट की थी। रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। मैंने पुलिस से सिर्फ इतना कहा था कि इस बात की संभावना है उस बच्ची को पिल्स दिए गए थे, जिसकी वजह से मांस का टुकड़ा बाहर आ गया था। आपने इतने सेंसिटिव केस में संभावनाओं पे थ्योरी खड़ी कर दी। इसका दोष आप मुझे मत दीजिए ऑफिसर। मैंने सिर्फ पहली नजर में दिखने वाली बात कही थी, ये नहीं कहा था कि ऐसा ही हुआ होगा। हाँ, बल्कि ये जरूर कहा था कि वो लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही मानेंगे, वही काम आएगी। देखिए ऑफिसर, मुझे वहां पुलिस ने बुलाया था और मेरे एक्सपीरियंस से जो मुझे समझ में आया वो मैंने बता दिया। और आपने कभी सोचा है कि आपकी ये रिपोर्ट भी गलत हो सकती है? आपके पोस्टमार्टम के डॉक्टर्स भी बिकाऊ हो सकते हैं। आखिरकार 2 बाहुबलियों के बीच की लड़ाई है, और इससे ज्यादा सवाल अगर आपको पूछने हैं तो अपने डिपार्टमेंट वालों से पूछिए, पिछली टीम के लोगों से पूछिए। ये देखो, जहां से ब्लड सैंपल्स मिले वहां भी कुछ नहीं था। आशीष, मैं उस अंश की बात कर रहा हूँ। टॉयलेट में था वो। नहीं के बराबर था वो। हमें जहां पर बताया गया था हमने हर जगह पर चेक किया, क्लासरूम, टॉयलेट और जहां पर भी खून था। मैं जानता हूं कि तुम उस अंश के बारे में बात कर रहे हो जो टॉयलेट से मिला था, लेकिन मुझे लगता है वैसा है नहीं जैसा बोला जा रहा था। मैंने डॉक्टर नंदिता से बात की कि विक्टिम के साथ ऐसा दुष्कर्म नहीं हुआ था। आशीष, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई गलती हुई हो, सीन को क्रिएट किया गया। ये मैं नहीं बता सकता। हम उन्हीं चीज़ों को जांचते हैं जो क्राइम सीन से मिली होती हैं। इसमें मैं क्या सीन क्रिएट कर सकता हूँ? उसके साथ अस्वाभाविक तरीके से दुष्कर्म हुआ था। बहुत बुरे तरीके से हुआ था। डॉक्टर जयदेव का मानना है कि जिस अंश के बारे में बात हो रही है वो आंतों का टुकड़ा हो सकता है। आंतों का टुकड़ा? सच उगलवाने के लिए मैंने बहुत क्रिमिनल्स की हड्डी तोड़ी है, लेकिन पहली बार झूठा इल्जाम अपने सर पर लेने वाले को पीट रहा हूं मैं।
बता, बोल, किसके लिए बलि का बकरा बन रहा है तू? बोल कालू, किसके लिए बलि का बकरा बन रहा है तू? पानी पी। क्यों किया कालू? किसके लिए? किसके लिए साहब? किसके लिए? तूने किया ना रेप? हाँ? तूने किया ना? पहले वाले साहब दिन रात मारते थे, ऐसा लिटा के, पता नहीं कैसे कैसे साहब कहाँ कहाँ मारा है साहब, हम दिखा भी नहीं सकते आपको। वो बड़े साहब ने मुझे बताया कि मैंने क्या किया, तोते के जैसे रटा दिया। किसी ने भी नहीं सोचा कि उस बच्ची को मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, अपनी बेटी के जैसे। मेरी बात किसी ने नहीं मानी, किसी ने नहीं मानी साहब। लेकिन मैंने तो नहीं मारा तुझे, आराम से पूछा था, फिर सच क्यों नहीं बोला तू? वो साहब लोग भी आते थे तो यही बोलते थे, लेकिन अगर मैंने कुछ किया हो तो बताओ। वो पूछते थे फिर मारते थे, पूछते थे फिर मारते थे। परेशान हो गया था, मैंने तो उम्मीद छोड़ दी, इसीलिए वही आपसे बता दिया साहब। और अब बाहर जाके मैं करूंगा भी क्या? दुनिया की नजरों में हजारों सवाल होंगे, सब बलात्कारी कहेंगे मुझे, अपनी बेटी का ही बलात्कार। अपने घर वालों से कैसे नजर मिलाऊंगा साहब? उम्मीद मत छोड़ कालू, श्रुति की मां कावेरी ने भी यकीन नहीं किया कि तू ऐसा कुछ कर सकता है। तुझे पकड़ा तो उन लोगों ने हंगामा कर दिया। हम इस केस की जांच फिर से कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे बचा लेंगे? तुझे तुरंत तो नहीं छुड़वा सकता, क्योंकि चार्जशीट में तेरा इकरारनामा है, लेकिन इतना भरोसा रख कि अब कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ललित, पूरी भंडारी फैमिली, सारे स्कूल स्टाफ को उठा लो, प्रिंसिपल, टीचर्स, कोऑर्डिनेटर, कोई नहीं छूटना चाहिए। डीएसपी सर के ऑर्डर्स हैं हमारे पास, कोई प्यार से न माने तो घसीट कर ले आना सबको। और अर्चना, 2 घंटे के अंदर तुम्हें स्कूल को सील करने का ऑर्डर मजिस्ट्रेट के ऑफिस से मिलेगा। सबसे पहले हमें स्कूल को अच्छे से छानना होगा। ठीक है सर। सर, श्रुति के बगल में बैठने वाली लड़की प्रिया, उसे बुला लूं? सर, उसी ने हमें बताया था कि श्रुति क्लास से बाहर गई थी। पेरेंट्स के साथ बुलाओ उसको, बात करते हैं, देखते हैं क्या बताया था उसने पहली टीम को। मेरी तरफ इशारा कर रहे हो माथुर? इशारा नहीं कर रहा हूं त्यागी, सीधे सीधे पूछ रहा हूं। इस केस में तुमने अपराधियों के साथ मिलकर काम किया? जो मुंह में आए बको मत, सोच समझ कर बोलो। हमने वही किया जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला। और ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो अभी आई है ना? क्या अब तक हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते? खेल खेल रहे हैं ये लोग। तुम क्यों चिढ़ रहे हो कल्पेश? तुम्हारा खेल बिगड़ गया इसके लिए? मिली भगत सामने आ गई सबकी। अब ये भी बता दो कि डॉक्टर रागिनी प्रधान कहां से आ गई इसमें? सुना वो तुम्हारी जान पहचान वाली है? मेरी जान पहचान वाली है, इसीलिए अर्जेंट में आई, क्योंकि टॉयलेट में कुछ पड़ा हुआ मिला था और वो बहुत बड़ा सबूत साबित हो सकता था। पानी में बह सकता था, वेस्ट हो सकता था। ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना था, एक्सपर्ट की जरूरत थी, इसलिए डॉक्टर रागिनी प्रधान को बुलाया। समझ में आया? असली रिपोर्ट को साफ करने की पूरी तैयारी कर ली थी तुमने। किसके कहने पे किया ये सब? रिपोर्ट में और क्या क्या बदला सबने मिलकर? त्यागी, उस बच्ची को सोडोमाइज्ड किया गया था, फिजिकली इमैच्योर थी वो बच्ची। कैसे दबाई ये बात? बाहुबली लोगों का आता है इन सब में। अगर उन्हें कुछ दबाना ही है तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तो बदल सकते हैं। मैंने पहले बताया था माधव, रंगमंच सजाया गया बच्ची की लाश पर। यह केस उतना आसान है नहीं जितना दिखाई देता है। आग का कुआं है, जितनी गहराई में उतरोगे उतने जलोगे। बचोगे तो तुम भी नहीं त्यागी,
क्योंकि तुम भी इसी रंगमंच का हिस्सा हो। सच्चाई को तो मैं खोद निकालूंगा, चाहे तुमने उसे कितने ही गहरे में क्यों ना दबा के रखा हो। और एक रिपोर्ट और बनेगी कि कैसे वर्दी पहन के तुम लोग अपराधियों के साथ जाकर मिल गए। ठीक है, हमने अपना काम किया, तुम अपना काम करो। लेकिन एक बात याद रखना, हम और तुम उन लोगों में से नहीं हैं। हम लकीर के इस तरफ हैं। नहीं त्यागी, मैं तुम्हारे हम में शामिल नहीं, मैं तुम्हारी तरफ नहीं। गलत दिशा में जा रहे हो ऑफिसर, गलती कर रहे हो तुम। गलती तो अब सुधारिए भंडारी जी। अब समझ में आया कि आपने केस को किस दिशा में भटकाया था। सर मेरी बात सुनिए। आप लोग जगदीश पाल के बहकावे में आ रहे हैं। वही मास्टरमाइंड है इस सब फसाद का। पता कीजिए आप, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसी ने हेराफेरी करवाया। वो सब हम पता कर लेंगे, लेकिन अभी तू बताएगा कि तूने क्या हेराफेरी की है। चल। सर आपकी बच्ची की मौत का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग कावेरी जी। आप सही थी, बहुत बुरा हुआ है आपकी बच्ची के साथ, लेकिन वो नहीं हुआ जो हमें बताया गया है। मतलब कालू भाई ने कुछ नहीं किया ना? नहीं, स्कूल में से किसी ने किया है। किसने? किशन भंडारी ने किया। हम पता लगा रहे हैं और बहुत जल्द आपको भी बता देंगे। इन लोगों ने सबूत मिटाने की कोशिश की है, लेकिन हम लोग इन्हें छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रहेंगे। कुमार साहब को बोलो और भी काम है हमें। जो भी बात करनी है जल्दी करो। सुना नहीं क्या तुमने? प्रिया, क्या देखा था आपने? श्रुति दक्षा मिस की क्लास के पहले बाहर गई थी। कहाँ गई थी बेटा? पता नहीं अंकल, मैं क्लास में थी, लेकिन मुझे लगा उसको किसी ने बुलाया था। मैंने ये बात पहले भी बताई थी। आपने ये बात पहले बताई थी? वो जो दूसरे पुलिस वाले अंकल है ना, उनको। श्रुति को किसने बुलाया था ये देखा तुमने? कौन था वो प्रिया? किसने बुलाया था? किशन भंडारी था? तुम किशन भंडारी को जानती हो ना? नहीं, पर मैंने देखा नहीं कि उसे किसने बुलाया था। डरो मत बेटा, हम जानते हैं वो कोई स्कूल वाला ही था, है ना? कौन था वो? पता नहीं अंकल, पर मैंने सच्ची में नहीं देखा। यहां से बाहर आई हो। सर, इस तरफ तो क्लासरूम्स है, बहुत ज्यादा बच्चे होंगे। हो सकता है कि इस तरफ गई हो। ये क्या है? साहब स्टोर रूम है। ताला क्यों लगा स्टोर रूम में? साहब चाबी हमारे पास नहीं। जल्दी लेकर आओ। ललित, स्कूल में कुछ हुआ और किसी को पता ही ना चले, ऐसा तो नहीं हो सकता। सर, बच्चों को पता नहीं चला एक बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ स्कूल में हर आदमी बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि स्कूल में जो भी हुआ है, ये प्रिंसिपल और ये महेश ये हमसे मिलकर छुपा रहे हैं। 14 जुलाई को लगभग 10:20 पे श्रुति क्लास से बाहर गई और लगभग 11:05 तक वापस आ गई। किसने बुलाया था उसे?
किशन भंडारी ने या आप में से किसी एक ने निधि ली? मैडम हम कुछ नहीं जानते। किशन जी का स्कूल के मामलों से कुछ लेना देना नहीं, तो वो स्कूल क्यों आएंगे? तुमसे पूछा मैंने, तुम्हारी शक्ल से ही झूठ टपक रहा है, तुम चुप रहो। निधि जी आप बताइए, क्या वो किशन था? मुझे नहीं पता, मैं अपने ऑफिस में थी, अगर वो आया भी होगा तो मुझसे नहीं मिला। आपसे मिला नहीं है, आप अपनी नौकरी बचाने के लिए उससे बचा रही हैं? अरे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी, वैसे मैं ये नौकरी छोड़ रही थी, परेशान हो गई जवाब देते देते। बच्ची की जान चली गई, आपके स्कूल में सोडोमाइज किया गया उसे, और आप परेशान हो रही है जवाब देते देते। क्यों? क्योंकि आपसे स्कूल मालिक के फैमिली के बारे में पूछा जा रहा है? क्योंकि मुझे सच में नहीं पता, लेकिन शायद इस महेश को पता है, कुछ छुपा रहा है। मैंने इससे पहले भी कहा कि अगर कुछ भी पता है तो बता दे, लेकिन कुछ बता ही नहीं रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों घसीटा जा रहा है इस सब में। अरे जो कुछ हुआ ही नहीं तो कैसे बोल दूं? मैडम उस दिन किशन जी स्कूल आए ही नहीं थे। किशन नहीं तो कौन था? क्या वो तुम थे? तुमने बुलाया था श्रुति को क्लास से? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं उस छोटी बच्ची के साथ ये सब करूंगा? उसके पड़ोसी कालू का काम है ये, और पहले वाली पुलिस उसे पकड़ भी चुकी है। पता नहीं अब आप लोग उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस कमरे से कभी कोई सैंपल ही नहीं लिया गया सर, शायद इसीलिए फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस कमरे का कोई जिक्र ही नहीं है। इस कमरे पर किसी का ध्यान ना जाए इस बात की पूरी कोशिश की गई होगी। इस कमरे की आखिरी बार सफाई कब हुई थी? 14 जुलाई को, लड़की को हॉस्पिटल भेजने के बाद। साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैंने इस कमरे को नहीं साफ किया है। तो फिर किसने की थी? पता नहीं साहब, यहाँ ताला लगा हुआ था। जो अब तेरी जबान पे लगा है। देख हरी, हम जानते तुझे सब पता है। उस बच्ची को इसी कमरे में लाया गया था ना? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता है, मेरा यकीन कीजिए साहब। इंस्पेक्टर तुम जानते नहीं कि मदन लाल भंडारी कौन है, वरना कल दोपहर से इस तरह हमें यहाँ पे बिठा के नहीं रखते तुम। जब तक तुम सच नहीं बता देते तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे मदन लाल। किशन तुमने किया ना उस बच्ची के साथ? और ये भी बताना कि तुम लोगों ने मिलकर कैसे सब कुछ मैनेज किया। हमारा दिमाग तो सही है इंस्पेक्टर। किशन लाल भंडारी, उस बच्चे को कहाँ बुलाया तूने? स्टोर रूम में ना? क्यों फर्जी कहानी बना रहे हैं आप लोग? हाँ, मेरे पापा का नाम खराब करने के लिए, मुझे फंसाने के लिए? सर सच यही है कि मैं वहाँ गया ही नहीं था, मैं स्कूल नहीं गया था, मैं वहाँ जाता ही नहीं हूँ सर। और इस नई कहानी के लिए तुमने और तुम्हारी पोस्टमार्टम टीम ने जगदीश से कितने लिए हैं? तुमने कितने दिए थे इंस्पेक्टर त्यागी, सब इंस्पेक्टर कल्पेश और डॉक्टर रागिनी प्रधान को? नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। ये क्राइम ब्रांच है, यहाँ हम जो चाहें वो कर सकते हैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नामिका भंडारी, माना किशन भाई है तुम्हारा, लेकिन इसने 10 साल की छोटी सी बच्ची के साथ हैवान जैसा सलूक किया है। फिर क्यों बचा रही है इसे? कुछ नहीं किया है मेरे भाई ने। इंस्पेक्टर तुम जब तक तुमसे ना पूछूं चुप रहो। अनामिका, 14 जुलाई को महेश ने 11:10 के बाद तुम्हें 6 कॉल किए, 2-2 मिनट के, और महेश ने 2 कॉल तुम्हें किए मदन लाल। 11:10 से 11:35, यानी इस 25 मिनट के बीच में तुम लोगों को 8 बार कॉल किए। क्यों? ये इंसिडेंट हमारे स्कूल में हुआ, इमरजेंसी सिचुएशन थी, और किसी कॉल करते? मैं भी नहीं बता रहा। इमरजेंसी तो थी, किशन की गंदगी जो समेटनी थी तुम लोगों को। मदन लाल और अनामिका को तुम पल पल की खबर देते रहे महेश, और महेश तुम लोगों से पूछ रहा था कि आगे क्या करना है, कैसे किशन को बचाना है। जबकि श्रुति की मां को तुमने 11:45 पर कॉल किया, उसे हॉस्पिटल भेजने के बाद, और उसके बाद इंस्पेक्टर त्यागी और सब इंस्पेक्टर कल्पेश को कॉल किए गए। ये रहे सारे कॉल रिकॉर्ड। इन कॉल रिकॉर्ड से कुछ नहीं साबित कर पाओगे तुम इंस्पेक्टर, ये सारे इस केस से ही जुड़े हैं। मैं उस स्कूल का मालिक हूं, तो जाहिर है कि महेश इमरजेंसी में मुझे ही कॉल करेगा ये गाइडेंस लेने के लिए कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चीजों को रफा दफा करना है। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ भी नहीं साबित कर पाओगे तुम। भूल है तुम्हारी, किशन ने खून किया है, सबूत तो हम ढूंढ लेंगे। मेडिकल नहीं हुआ ना तेरा? चल तेरा मेडिकल करवाते हैं, देखते हैं अब कैसे बचेगा तू। तो बेवजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। इन सब का अरेस्ट पुलिस डायरी में नोट कर लेना, ताकि रिकॉर्ड रहे कि एक्शन हुआ था। मेरा फोन लाओ। सर यहाँ फोन देना अलाउड नहीं है। तो जाके इंस्पेक्टर त्यागी तक मेरा एक मैसेज पहुंचा दो। सर यहाँ मैसेज देना भी अलाउड नहीं है।
अर्चना, इनकी एकता में फूट डालो। मुझे लगता है इनमें कमजोर कड़ी महेश है, वो सब जानता है और टूट भी सकता है। उससे कहो कि सब सच बता देगा तो बच जाएगा। जी सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारी मेडिकल काम आएगी? सिर्फ मेडिकल से काम नहीं चलेगा, इन्वेस्टिगेशन में बहुत गड़बड़ है। हमें कोई स्ट्रॉन्ग गवाह चाहिए। इससे काम नहीं बनेगा। लेकिन डॉक्टर नंदिता, उसने जबरदस्ती किया था बच्ची के साथ, तो उसके प्राइवेट पार्ट पर इंजरीज आई होंगी। बिल्कुल आई होगी, पर आज की तारीख देख रहे हैं आप? इंसिडेंट 14 जुलाई को हुआ था। अच्छा खासा टाइम बीत चुका है। गलती तो हुई है। पहली वाली टीम ने पब्लिक प्रेशर में आके उसे कस्टडी में तो लिया, लेकिन किशन का मेडिकल नहीं कराया, वरना सच कब का सामने आ जाता। श्रुति की बॉडी से आप लोगों को कोई डीएनए, कोई सेमेन कुछ मिला? कैसे मिलता माथुर? बहुत खून बह चुका था, और ऊपर से वो 2 मेड्स, उन्होंने सफाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब हमें भी कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ये लोग इतनी आसानी से मुंह खोलने वाले नहीं है। खेल खेला इन्होंने, हम भी खेल खेलेंगे। वो महेश ही, अर्चना, हमें जो चाहिए वो महेश ही दे सकता है। महेश को ऑफर दो कि सरकारी गवाह बन जाए, उस सब कुछ बता दे तो बच जाएगा। सिर्फ यही एक तरीका है। हमें किशन को पकड़ने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग सबूत चाहिए। केस में हुई गड़बड़ असली मुजरिम को बाहर जाने का रास्ता देने के लिए की गई लग रही थी। लगातार इंटेरोगेशन के बाद भी संदिग्धों की चुप्पी असली आरोपी और पुलिस के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। महेश चतुर्वेदी, जो शायद इकलौता ऐसा इंसान था जिसे इस अपराध के बारे में सारी जानकारी है, वो अपनी जुबान से टस से मस नहीं हो रहा था और किसी भी हालत में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। किशन भंडारी के मेडिकल से भी कुछ मिलने की आस बहुत कम थी। मैंने कहा था इससे काम नहीं बनेगा। आप लोगों ने बहुत देर कर दी। किया तो उसी ने है। जमकर कूटेंगे तो मान भी लेगा। तो कोर्ट में पलट जाएगा, तब क्या करेंगे आप? स्टोर रूम का क्या हुआ? कहाँ से लेकर आऊं मैं कुछ ललित? बहुत देर हो गई है, कुछ नहीं मिलेगा। कोशिश करो आशीष, जो भी हुआ इसी कमरे में हुआ है। हुआ होगा, लेकिन कोई हमें यहाँ लेकर नहीं आया, वरना सफाई होने के बाद भी मैं कुछ न कुछ तो निकाल ही लेता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं किया तूने, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। बस 1-2 दिन रुक जा, बेल हो जाएगी हमारी। सर, कल रात भी उस महेश की पलक को एक बार भी झपकने नहीं दिया, लेकिन अभी तक कुछ बोला नहीं है उसने। स्टोर रूम से कुछ नहीं मिला? नहीं सर, फॉरेंसिक ने 6 घंटे मेहनत की, लेकिन। और उस फोन पर इंफॉर्मेशन देने वाले का, जिसने हमें और कावेरी को कॉल किया था? पीसी वाले मुस्ताक को फॉलो अप कर रहा हूं मैं। मैम, अगर किशन स्कूल आया भी होगा तो मैंने उसे नहीं देखा। मुझे पता है इस सब में महेश शामिल है। श्रुति की माँ फीस कम करवाने के लिए अनामिका के पास गई, लेकिन मिल गया उसे किशन। तभी से उसके मन में शैतान घुस गया होगा। हमने भले ही उसे नहीं देखा, लेकिन किशन स्कूल जरूर आया होगा। क्राइम ब्रांच वाले बोल रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो स्कूल के स्टोर रूम में हुआ है। केस को किसी नतीजे पर पहुंचाने के लिए एक मजबूत सबूत की जरूरत थी, जिससे यह साबित हो सके कि किशन ही असली आरोपी है। जिस सबूत की जरूरत थी वो था तो, पर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब आरोपी बहुत देर तक बचने वाला नहीं था। ये ड्रेस तो आप पहले ही देख चुके हैं, इसमें सिर्फ खून है। डॉक्टर नंदिता, हॉस्पिटल आते वक्त श्रुति ने ये ड्रेस पहना था? हाँ, इसी में आई थी वो। कैसे? क्योंकि क्राइम के वक्त उसने कुछ और पहना था। नहीं, ये कपड़े नहीं थे। ये ड्रेस लाने के पैसे तो मैंने दिए थे, लेकिन श्रुति ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना था। स्कूल यूनिफॉर्म इतना खून खून हो गया कि हमने उसके कपड़े चेंज किए थे। बच्चे का पूरा यूनिफॉर्म, सारा कपड़ा खून खून हो गया है। तो एक काम कर, ये पैसे पकड़ और दूसरे कपड़े ले। तो फिर स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। क्या बोल रहे हो कल्पेश? दिया ही नहीं? हाँ सर, यूनिफॉर्म दिया ही नहीं था हमें। दिया नहीं था, डिस्ट्रॉय कर दिया त्यागी। लिमिट में रहो माथुर, ज्यादा हो रहा है। अगर ऐसा हुआ ना त्यागी, तो मैं भूल जाऊंगा कौन वर्दी वाला और कौन नहीं। सबूत मिटाने का चार्ज सब पर लगेगा। हमें यूनिफॉर्म कभी मिली ही नहीं।
और अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रॉय हुई भी है ना तो उस महेश ने की होगी, जाकर उससे बात करो। हमने अपना काम ठीक से किया, हम पे कीचड़ मत उछालो। महेश, श्रुति की स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है? स्कूल यूनिफॉर्म मुझे नहीं पता। देख महेश, अब तक जितना तोड़ा है ना वो सिर्फ ट्रेलर था, समझा? यूनिफॉर्म सच में कहा मुझे नहीं पता। अफरा तफरी का माहौल था, कहाँ गया मुझे क्या पता। सर, यूनिफॉर्म मिल सकता है। आरती और साद्या, श्रुति के कपड़े तुम दोनों ने बदले थे ना? हाँ, हमने ही बदले थे। स्कूल यूनिफॉर्म पहना था उसने। अभी कहाँ पर है वो? सर, श्रुति का बैग और यूनिफॉर्म स्कूल में ही था। महेश सर ने बोला कि दोनों को पैक करके उसके घर पे दे दो, तो मैंने दे दिया। दादी, ये यूनिफॉर्म श्रुति के बैग में डालो और उसके घर पर दे दो। बाकी कोई काम होगा तो बताता हूँ। कावेरी बहन, ये श्रुति का बैग, कपड़े भी है इसमें। यूनिफॉर्म मिला कावेरी? हाँ मिला। यूनिफॉर्म साफ तो नहीं किया ना तुमने? नहीं मैडम, जैसा मिला था वैसे ही अलमारी के ऊपर रख दिया ताकि दिखाई ना दे। इसे देखने की हिम्मत नहीं तो साफ क्या करते। सही क्या कावेरी? खून तो सूखा ही था, लेकिन अगर इसमें सीमन गिरा है तो मुझ पे छोड़ दो, मैं डीएनए निकाल कर आपको दे दूंगी। डू इट नंदिता, जो हो सके वो करो। बड़ी भूल हो गई किशन जी। बस उम्मीद करो कि उन्हें यूनिफॉर्म पे कुछ ना मिले। श्रुति, हाँ वो 7th क्लास में है ना, उसकी माँ को फीस कम करवाना था उसका। हाँ जानता हूँ। हाँ तो लेके आ उसको, मैं बात करता हूँ। ठीक है, बुलाता हूँ। हाँ ऐसे नहीं, स्टोर रूम में लेके आ। किशन जी आए बेटा, तुम्हारी फीस कम कर देंगे। चलो बात कर लेते हैं। सब कुछ बताना अपने बारे में अच्छे से, जो भी पूछे सब बताना और घबराना मत, ठीक है? चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। आओ। चल, तेरा टाइम पूरा हो गया। उठ, अरे उठ, चल। तुम्हारा एविडेंस मेरे हाथ में है माथुर। मैच हो गया? हाँ मैच हो गया। श्रुति के कपड़ों से जो सीमन मिला था वो किशन भंडारी के डीएनए से मैच हो गया। मिल गया, उसी कमीने ने किया है। साइंटिफिक एविडेंस मिला है सर, इससे बेटर और क्या होगा। अब इस महेश और किशन को तबीयत से तोड़ते हैं और उसके बाद इन्हीं से क्राइम सीन रिक्रिएट करवाते हैं। ठीक है, करवाओ। किशन भंडारी पर आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाने के लिए, धारा 302 हत्या के लिए और महेश चतुर्वेदी पर धारा 304 गैर इरादतन हत्या के लिए और धारा 202 अपराध की जानकारी छुपाने के चार्जेस लगाए गए।
किशन भंडारी के पिता मोहनलाल भंडारी पर आईपीसी की धारा 109 अपराध करने को उकसाने के लिए और धारा 201 सबूतों से छेड़छाड़ के चार्जेस लगाए गए हैं। पुलिस की पहली जांच टीम को सस्पेंड कर दिया गया और अपना कर्तव्य सही तरह से ना निभाने के कारण उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। कालू यादव को उस पर लगे सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया गया। कावेरी अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ी और आखिरकार उन रसूखदार और ताकतवर लोगों तक पहुंची जिन लोगों ने जुर्म से भागने के लिए बहुत कुछ किया था। कोई खबर? नहीं सर, पीसीओ वाले के पीछे लगा हूं, लेकिन जिस कॉलर ने किशन भंडारी का नाम आगे किया था उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई नहीं, केस को सही बंदे की तरफ घुमाने में बड़ी हेल्प की है उसने। नहीं भी पता चले तो ठीक है। सर वैसे मुझे लगता है कि कोई स्कूल से ही होगा, शायद उसकी इंसानियत जाग गई होगी और उसने हमें फोन कर दिया। वो कॉलर अब तक अज्ञात है, क्योंकि उस अज्ञात कॉलर ने अपनी जिम्मेदारी समझी, क्योंकि श्रुति की मां ने हार नहीं मानी और अपनी आवाज उठाई, क्योंकि कई संगठनों ने आम लोगों का साथ दिया और केस को री इन्वेस्टिगेट करने की उनकी आवाज को बुलंद किया। नतीजा यह हुआ कि कानून की पकड़ से दूर जा रहे और सबूतों को मिटा चुके असली अपराधी पकड़े गए, वरना इस केस में एक गरीब निर्दोष की बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। हम उस इन्वेस्टिगेटिंग टीम की सराहना करते हैं जो इतनी बाधाओं से लड़ते हुए मामले की गहराई तक गई और असली आरोपियों को पकड़ने में सफल रही। हमारा सिस्टम ऐसे ही समर्पित और निष्ठावान लोगों के प्रतिबद्ध और सतर्क रहने से चलता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखिए, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। हो गया? हाँ, चाय नाश्ता करके निकलते, 10 मिनट दूर है यहाँ से, ऑटो ले लेंगे। लाइसेंस ये सर, पेपर दिखा। सर 4 दिन पहले ही खरीदी है ना सर, तो पेपर से अभी ट्रांसफर नहीं हुए। खरीदने की रसीद वसीद तो होगी, वो दिखा। सर ये रसीद है सर, सेकेंड हैंड खरीदी है सर, कैश देके, वो भी गैरेज से सर, तो यही रसीद है सर। ये रसीद है? हाँ सर, यही रसीद है। पहले ओनर के पेपर की कॉपी तो होगी, वो दिखा। सर पुराने ओनर का कोई पेपर नहीं है सर, यही रसीद है सर, गैरेज से खरीदी है सर। तो लाइसेंस जमा कर लेता हूँ, आराम से ट्रांसफर करा, कोर्ट में पेपर दिखा और लेके जा। सर काम धंधे वाला आदमी हो, कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता फिरूंगा सर। पेपर तो दिखाने पड़ेंगे, पुराने ओनर के गाड़ी ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन, कुछ तो दिखा। सर आपकी मैं गैरेज वाले मोहन से बात करा देता हूँ सर, 4 दिन पहले ही सर गाड़ी खरीदी सर, ये सर फोन पे बात कर लो। साइड में ले ले स्कूटर। सर महज एक स्कूटर के पेपर्स की चेकिंग से इस केस की शुरुआत हुई। एक स्कूटर से शुरू हुआ ये केस एक के बाद एक कई हैरान कर देने वाले सच सामने लाने वाला था। रूटीन चेकिंग में मिला ये चोरी का स्कूटर एक मर्डर केस को रोशनी में लाने वाला था। साहब ये स्कूटर तो पिछले हफ्ते प्रदीप छोड़ के गया था, बोला उसके किसी ग्राहक का है, बेचना है, तो मैंने उसे सेल वाली लाइन में लगा दिया। मोहन भाई, हाँ ये स्कूटर निकालना है मुझे, कोई कस्टमर हो तो बताओ ना। तू चाबी रख के जा, मैं चला के देखता हूँ, बाद में बताता हूँ कितने में जाएगा। प्रदीप कौन? पूरा नाम बता। प्रदीप गोरडिया। स्कूटर राजदीप भाई को बेचा है और पेपर तो प्रदीप ही ट्रांसफर करके देने वाला था। प्रदीप स्कूटर छोड़ के गया था, तो मुझे याद आया कि राजदीप भाई को भी स्कूटर चाहिए था, तो मैंने उन्हें फोन करके बुला लिया। साहब राजदीप भाई ने स्कूटर चला के देखा, उन्हें पसंद आया, उन्हें दाम भी सही लगा, तो उन्होंने कैश देके खरीद लिया। फोन नंबर दे प्रदीप गोरडिया का।
उसने तुझे गाड़ी के असली ओनर के पेपर दिए? नहीं साहब, मैं आपको नंबर देता हूँ। सर, इस प्रदीप गोरडिया की तो लंबी चौड़ी हिस्ट्री निकली। हरीश से पता करो स्कूटर का स्टेटस क्या है। ये स्कूटर भी तो चोरी का नहीं है। हरीश भाई, GJ 10X587332 नंबर की कोई गाड़ी नहीं है, जाली नंबर है ये। लगा ही था मुझे। चौहान भाई, मैंने जो चेसिस नंबर दिया उसे चेक कराइए। ये प्रदीप गरोड़िया बाइक चोर है, पक्का स्कूटर चोरी का है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चेजिस के नंबर से रजिस्ट्रेशन निकाला मैंने। स्कूटर का ओरिजिनल नंबर है GJ 03R24398। आप जो नंबर बता रहे हैं GJ 03R24398, ये स्कूटर किसके नाम पर रजिस्टर है? सोनल पटेल। और हाँ, इसमें ऑनर का एड्रेस भी लिखा हुआ है, वृंदावन कॉलोनी का एड्रेस है। सोनल पटेल का घर यही है? हाँ, छोटी बहन है मेरी। उसका स्कूटर चोरी हुआ है, पर चोरी की रिपोर्ट हमें कहीं नहीं मिली। हमने स्कूटर चोरी होने की कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। स्कूटर सोनल के नाम ही है ना? बुलाइए उसे, कहाँ है वो? घर पर नहीं है, वो घर छोड़कर भाग गए। हमें तो ये भी नहीं पता था कि स्कूटर चोरी हुई है। हमें लगा कि वो स्कूटर लेकर भाग गई है। सोनल भाग गई तो आपने उसकी रिपोर्ट तो लिखवाई होगी? नहीं लिखवाई। आपने वो रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई, क्यों? बोल। साहब, मैंने देखा कि 3-4 दिन से वो स्कूटर एक ही जगह पे पड़ा था। किस जगह पे? विमन नगर है ना, उसकी एक गली में। साहब, 3 दिन बराबर से जाके चेक किया मैंने, स्कूटर वहीं पे खड़ा था। फिर मैं समझ गया कि ये सोसाइटी में किसी का नहीं है। फिर उठा लिया साहब और नंबर प्लेट चेंज करके बेच दिया मैंने। वो स्कूटर सोनल पटेल का है, 20 साल की लड़की है जो घर से भागी है। कहाँ है वो? साहब, मैं बाइक चोर हूँ, मानता हूँ कि मैंने स्कूटर बेचा है, लेकिन मैं किसी सोनल पटेल को नहीं जानता हूँ साहब। देवांग जी, आपने सोनल की रिपोर्ट लिखवाई ही नहीं? नहीं। सोनल घर से कब भागी? 17 अक्टूबर को वो कॉलेज के लिए निकली थी, उसके बाद वापस ही नहीं आई। 17 अक्टूबर को गई है और अब तक घर नहीं लौटी, और आप लोगों को उसकी कोई फिक्र नहीं है? 18 की शाम को उसका फोन आया था, कहने लगी कि वापस नहीं आएगी। सोनल बेटा, कहाँ है तू? तुझे पता कितना परेशान है हम यहाँ कि तू। हेलो बेटा, तू कहाँ है? तू ठीक तो है ना? तू बता, मैं आता हूँ तुझे लेने के लिए। पापा, मैं दिल्ली में हूँ और बहुत खुश हूँ। अब मैं वापस घर नहीं आऊंगी। क्या बेटा, तू ऐसा कैसे कर सकती है? इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं बस अपनी जिंदगी अपनी पसंद से और अपनी खुशी से जीना चाहती हूँ। पापा देख बेटा, तू अभी सिर्फ 20 साल की, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू क्या कर रही है। बेटा, यूं घर छोड़कर जाना जो है बेवकूफी है। तू वापस आ जा। मैं भी आपसे यही कह रही हूँ, मैं 20 साल की हो चुकी हूँ, अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूँ पापा। और अब मैं तब ही वापस आऊंगी जब मुझे ये यकीन हो जाएगा कि आप लोग मुझे मेरे फैसले के साथ एक्सेप्ट करोगे। तब तक के लिए प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। प्लीज पापा। बेटा सोनल, हेलो हेलो। वो अपनी मर्जी से घर से भागी थी, वो खुश थे, तो क्या करते हैं? जबरदस्ती अपनी बेटी को घर वापस लेकर आते हैं, जबकि ये फैसला उसका खुद का था घर से भागने का। वो अपने मन की करके खुश है, और हम यहाँ सुरेश भाई और उनके परिवार वालों के सामने
सर झुकाए बस माफी मांग रहे हैं। वे पिछले महीने 12 सितंबर को उसकी सगाई हुई थी अजय के साथ। हमें कभी नहीं लगा था कि सोनल इस तरह घर छोड़ के भाग जाएगी। हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो स्कूटर लेके गई है या स्कूटर छोड़ के गई। स्कूटर तो हमें मिल गया पर सोनल नहीं। सोनल के घर से भाग जाने की कोई खास वजह? देखिए, सोनल की एंगेजमेंट हो चुकी थी तो जाहिर सी बात है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी। सोनल का कोई बॉयफ्रेंड? जयेश परमार नाम का कोई लड़का है। पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। वो इतने स्वार्थी हो गया कि उन्हें अपनी मनमानी, अपनी मनमर्जी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। स्कूटर कहां से मिला आपको? पेपर चेकिंग में पकड़ा गया। बाइक चोर ने नंबर प्लेट बदल के उसे बेच दिया था। वैसे अगर स्कूटर की कंप्लेन लिखानी है तो मैं लिखा देता हूँ। सर, ऐसा लगा जैसे सोनल की फैमिली सोनल के बारे में बात ही नहीं करना चाहती। सोनल के भाई योगेश ने सोनल की बात काटी और स्कूटर की बात शुरू कर दी। लड़की बालिग है, 20 साल की। यस सर। और लड़का? लड़के का सिर्फ नाम बताया उन्होंने, जयेश परमार। उसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। जाहिर है लड़का भी बालिग ही होगा, दोनों की लव स्टोरी भी होगी और अफेयर चल रहा होगा। यस सर। सर, जिस तरह सोनल स्कूटर छोड़ के गई है, घर वालों ने कोई कंप्लेंट तक नहीं लिखवाई। पारुल, तुम्हें इसमें कुछ अटपटा लग रहा है? यस सर। मुझे सोनल की फैमिली का बिहेवियर बहुत अजीब लगा। सर, हमें पता तो लगाना चाहिए। ठीक है, पता लगाओ लड़का कौन है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें सिर्फ उसका नाम पता है, जयेश परमार। ना उसे कभी देखा है ना कभी उससे मिले हैं। देवांग जी, आपको कुछ तो पता होगा नाम के अलावा कि जयेश कहाँ रहता है, सोनल उससे कहाँ मिली, कब मिली? नहीं, हमें तो उस लड़के के बारे में तब पता चला जब एंगेजमेंट के बाद सोनल ने अपनी भाभी प्रिया को उस लड़के के बारे में बताया। सोनल, कौन है ये जयेश और अचानक कहाँ से आ गया? अचानक नहीं आया भाभी, 1 साल से जानती हूँ जयेश को, प्यार करती हूँ उससे। भाभी, मैं अजय से नहीं, जयेश से शादी करना चाहती हूँ। सोनल, तुझे पता है ना तेरी सगाई हो चुकी है, और अगर ऐसा कुछ था तो तूने सगाई से पहले क्यों नहीं बताया? भाभी प्लीज, मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जिसके साथ मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। भाभी प्लीज, आप ही मेरी मदद कर सकती हो। सोनल, मुझे नहीं जानना ये जयेश परमार है कौन। दिमाग ठीक है तेरा? सगाई हो चुकी है तेरी और दिसंबर में शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। बेटा, अजय हमारी बिरादरी का, हमारी बराबरी का है। तुझे क्यों लगता है तू वहां खुश नहीं रहेगी? बेटा, राजकोट में 2 बंगले हैं उनके, मुंबई में भी घर है, खूब पैसा है उनके पास। बहुत खुश रहेगी तू वहां बेटा। माँ, पापा एक बार सोनल की बात सुन क्यों नहीं लेते? या मुझे कुछ नहीं सुनना। या तुम्हें इसे समझाना चाहिए, उल्टा तुम होगी इसे बढ़ावा दे रही हो। भैया, पापा, अभी सगाई हुई है, शादी तो नहीं हुई है ना। आप प्लीज एक बार जयेश से मिल तो लो। मुझे किसी से नहीं मिलना। मैंने बहुत सोच समझकर अजय के साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया है। बेटा, मैं बाप हूं तुम्हारा। अरे तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। जयेश वैस जो भी है ना, सब भूल जाओ और इतना याद रखो कि अजय तुम्हारा होने वाला पति है। देख बेटा, राजकोट में हमारी और अजय की पापा की इज्जत है, नाम है। अरे क्या कुछ नहीं सोचा तेरी शादी के लिए? अरे इतने धूमधाम से शादी करेंगे कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। तो फालतू की बातें सोचना बंद कर और शादी की तैयारी कर। संभालो इसे। हमें लगा वो समझ गई, उसे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि वो उस लड़के के साथ भाग जाएगी। देवांग जी, आपको कैसे पता कि सोनल जयेश के साथ ही भागी? इसमें पता होने वाली क्या बात है? यही कि क्या वो वाकई में ही भागी है? देखिए मैडम, आप हमारे जले पर नमक छिड़क रही। मेरी बेटी, जिसकी खुशी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, उसे 1 मिनट भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा और उस लड़के के साथ भाग गई। वो जहां भी रहे खुश रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर मैडम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरा फैमिली मैटर है, प्लीज आप इसमें दखल ना दें। शरद, अभी मत जा, सेठ का मूड ठीक नहीं है। सर, कुछ तो गड़बड़ है।
सोनल के पापा का बिहेवियर मुझे बहुत अजीब लगा। पारुल, मैं खबरियों को देवांग पटेल के पीछे लगाता हूँ। तुम सोनल की भाभी प्रिया से बात करो, पता करो कि उन्हें कैसे पता कि सोनल जयेश के साथ भागी है, और ये भी पता करो कि सोनल कौन से कॉलेज में पढ़ती है। ठीक है सर। प्रिया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पारुल सांगवी, मुझे सोनल के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ मैम, सोनल जयेश के साथ ही भागी है। प्रिया, तुम्हारी पूरी फैमिली को कैसे पता कि सोनल जयेश के साथ ही भागी है, जबकि तुम्हारी फैमिली ये नहीं जानती कि जयेश कौन है, कहाँ से है? योगेश ने सोनल के कॉलेज के दोस्तों से बात की थी, शिल्पा और नताशा। तुम्हें सच में जयेश के बारे में कुछ नहीं पता? तुम्हारे पति या ससुर ने सोनल के साथ कुछ किया? नहीं मैम, मुझे नहीं पता। सोनल कौन से कॉलेज में पढ़ती है? हाँ मैम, सोनल के भैया ने मुझे कॉल किया था और जिस दिन से सोनल ने कॉलेज आना बंद कर दिया है उसी दिन से जयेश परमार भी कॉलेज नहीं आया था, और मैंने ये बात योगेश भैया को बताई भी थी। तो इसका मतलब उन दोनों ने भागने की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी? वो तो पता नहीं मैम, लेकिन सोनल ने तो हमें ऐसा कुछ बताया नहीं था। ये जयेश कहाँ पे रहता है? मैम ऐसे तो वो हॉस्टल में रहता है, लेकिन ओरिजिनली वो मोरबी से है। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? शमशेर, पुलिस का आदमी, तुमसे बात करनी है। भाई मैं देवांग सेठ के ऑफिस में सिर्फ असिस्टेंट अकाउंटेंट, उनके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। घर के लोग तो ऑफिस में आते ही होंगे और आते जाते तुमने देखा ही होगा। देखो महेश भाई, अगर तुम्हें पता है और पुलिस को बाद में पता चला कि तुमने बताया नहीं, ये तुम पे ही भारी पड़ने वाला है। अरे पर मैं सोनल के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ इतना बता सकता हूँ कि जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन ऑफिस में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। कैसा हंगामा? पैसों को लेकर। मतलब? उस दिन सेठ जी के कैबिन से 10 लाख रुपए गायब हुए थे। दिखा भाई, वो 10 लाख किधर है? आपके केबिन में, ड्रॉर में। किधर रखे दिखाओ। सेठ, पैसे तो यहीं रखे थे, एक बड़े से एनवेलप में। मैंने खुद अपने हाथों से रखे थे। रखे थे तो दो ना। पैसे तो यहीं थे, लेकिन अभी वो है ही नहीं। तो गए कहां पैसे? पैसों के पैर लग गए, ये 10 लाख हवा हो गए। मैंने पैसे खुद यहां रखे थे, मैं सच कह रहा हूं। सेठ आपके ड्रॉर में मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं क्यों खोलूंगा उसे? सेठ जी इतना पैसा तो हर तीसरे दिन आता है, हम तो कभी हाथ भी नहीं लगाते। पैसे तो बीका भाई के पास ही रहते हैं। हाँ सेठ, पैसे मेरे पास ही थे और मैंने उसे ड्रॉर में रखे थे। 10 बार सुन चुका हूं मैं, ये यहीं रखे थे, यहीं रखे थे। अगर थे तो गए कहां? सेठ वो क्या? 1:30 बजे सोनल बिटिया यहाँ आई थी, आपके केबिन में गई थी। सोनल? हाँ बीका भाई सही कह रहे हैं, मैंने 2:30 बजे सोनल को आपके कैबिन से निकलते देखा था। सोनल यहाँ क्यों आई थी? और मेरे केबिन में क्या कर रही थी? उसने कहा कि उसे आराम करना है। अरे सोनल बेटिया, जय श्री कृष्ण। आज तुम यहाँ कैसे? जय श्री कृष्ण काका, वो मेरी ना क्लास है एक्चुअली 2:30 बजे, तो 1 घंटा है मेरे पास, सोचा ऑफिस आकर पापा के कैबिन में आराम कर लूँ। लेकिन सेठ तो आज ऑफिस में नहीं है, साइट पर गए। ओ ठीक है, तो आप कैबिन खुलवा दीजिए, मैं थोड़ी देर आराम करके चली जाऊँगी। ठीक है। उसके लिए मैंने केबिन खोल दिया और फिर अपने काम में लग गया। वो कब चली गई मुझे पता ही नहीं। आप जिन
નંબરનો સંપર્ક કરવા માંગો છો એ ઉપલબ્ધ નથી। सोनल का फोन बंद आ रहा है। देखा भाई, सोनल मुझसे बिना पूछे 10 लाख रुपए लेकर जाएगी। सेठ, मुझे सचमुच नहीं पता क्या हुआ था। सेठ, मैंने तो सोनल को जाते वक्त भी नहीं देखा। सेठ जी बहुत परेशान थे, तभी के तभी ऑफिस से निकल गए। सोनल उसी दिन गायब हुई थी क्या? हाँ, हमें अगले दिन पता चला कि सोनल भाग गई है। सच में भाग गई है? हाँ, हमें तो यही पता है किसी जयेश परमार नाम के लड़के के साथ भागी है। ये जयेश परमार की लीव एप्लीकेशन, 15 अक्टूबर से वो छुट्टी पे। लेकिन इस एप्लीकेशन में लिखा है कि जयेश ने अपने कजन की शादी के लिए छुट्टी ली थी। हमें भी यही बताया था उसने। जयेश परमार 3rd ईयर कॉमर्स और सोनल पटेल 2nd ईयर कॉमर्स की स्टूडेंट है। अभी जब आपने बताया तो हमें पता चला कि वो दोनों भाग गए हैं। सोनल पटेल के क्लासमेट नताशा और शिल्पा ने भी हमें कुछ नहीं बताया। सर, मुझे जयेश परमार के मोरबी वाले घर का एड्रेस मिल सकता है? अभी ये मामला थोड़ा सीरियस लग रहा है। सीरियस तो है साहब। सर, स्कूटर की चोरी की कार्रवाई तो चल ही रही है, लेकिन मुझे लगता है हमें सोनल और जयेश के गायब होने की जांच भी करनी चाहिए। साहब, ये मामला बहुत अजीब है। वो तो लड़की गायब है, लेकिन उसकी फैमिली में से किसी ने भी मिसिंग कंप्लेन नहीं की, और लड़के की फैमिली में क्या हो रहा है ये भी किसी को नहीं मालूम। हाँ बारूद, कॉलेज से कुछ पता चला? सर, जयेश ने 15 अक्टूबर से 15 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन दी थी अपने किसी कजन की शादी में जाने के लिए, लेकिन सर उसका ऐसा कोई कजन है ही नहीं, और जयेश के माँ बाप को तो ये आइडिया भी नहीं है कि उनका बेटा जयेश हॉस्टल में नहीं है। मतलब कॉलेज वालों को ये लगता है कि वो छुट्टी पे घर गया है, और घर वालों को लगता है कि वो हॉस्टल में है। जी सर। सर, मैं जयेश के माँ बाप से मिलने मोरबी जा रही हूँ। सर, पक्का यहाँ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमें तो पता ही नहीं कि जयेश ने कॉलेज से छुट्टी ली है। और कौन सा कजिन? वो 17 अक्टूबर से गायब है, और आज 30 तारीख है। आपने एक बार भी अपने बेटे को फोन नहीं किया? नहीं, क्योंकि हमेशा वही फोन करता है, और इस बार जब उसने फोन नहीं किया तो हमें लगा कि वो शायद पढ़ाई में बिजी होगा। मेरा बेटा जयेश हॉस्टल में नहीं है तो कहाँ है? उसका तो फोन भी बंद आ रहा है। इतने दिन में आपने अपने बेटे को एक बार भी फोन नहीं किया? आज जब हमने आकर आपसे पूछा तो आपको पता लगा। हमें राजकोट में एक स्कूटर मिला है जो सोनल पटेल के नाम पे है। जब हम उसके घर गए तो हमें पता लगा कि सोनल पटेल घर से भागी है, और वो आपके बेटे जयेश के साथ भागी है। जयेश ऐसे कैसे कर सकता है? उसे मैंने बहुत समझाया था जब सोनल के बारे में उसने मुझे बताया था। तू कॉलेज से छुट्टी लेकर ये बताने आया है कि तुझे शादी करनी है किसी सोनल पटेल से। सोनल पटेल? मुझे पता है ना तू क्या है। माँ, मैं सोनल से प्यार करता हूँ, और सोनल भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और वो भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। ये शादी तुम्हारी वो सोशल मीडिया की फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं है कि किसी को भी भेज दो। उसके घर वाले तेरा नाम सुनेंगे ना तो सबसे पहले उसे 2 थप्पड़ जमाएंगे, और तेरे पीछे लोग छोड़ेंगे 100 अलग। तेरे खबर छे तो शू करे छे? क्या उस लड़की ने अपने घर वालों से बात की है? क्या कहा उसके घर वालों ने? मना कर दिया। पर पापा, मुझे यकीन है कि अगर आप जाकर बात करेंगे और हाथ मांगेंगे जयेश, बेटा तुम फालतू के चक्करों में मत पड़। तुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, सीए बनना है तुझे। लेकिन पापा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तब तक सोनल की शादी भी हो जाएगी, और मुझे सिर्फ और सिर्फ सोनल से ही शादी करनी है, और किसी से भी नहीं। उसके घर वालों ने उसकी सगाई करा दी है। सगाई हो चुकी है उसकी, और तू बोल रहा है कि तुझे उससे शादी करनी है? ये क्या बचपना है जयेश? अपनी जगह देख। वो बड़े घर वाले पैसे वाले लोग होंगे। जयेश, हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और अपना भविष्य बना। जयेश, क्या सचमुच में उस लड़की के साथ? हमें ऐसा सोनल के परिवार वालों ने बताया। किसी वो मना करने के बाद भी उस लड़की के साथ भाग सकता है? मैडम, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो लड़की बहुत बड़े घर से है। उस लड़की ने अपने घर वालों से जयेश को लेकर बात की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था। मूर्ख है वो। मैडम, हमारे लड़के को ढूंढ दो प्लीज। सोनल पटेल और जयेश परमार दोनों बालिग हैं, तो क्या 2 बालिग लोगों को कोई उनकी इच्छा से शादी करने से रोक सकता है, वो भी उनके भागने के बाद? लेकिन स्कूटर की चोरी की रिपोर्ट क्यों नहीं की गई? और फिर देवांग पटेल के ऑफिस में हुई 10 लाख की चोरी का खुलासा? क्या सोनल और जयेश के केस में और भी कई राज थे जिनका सामने आना अभी बाकी था?
सोनल और जयेश का फोन 17 अक्टूबर की दोपहर यहाँ राजकोट में स्विच ऑफ हुआ है। सर दोनों ने पहले से ही प्लान बनाया होगा कि एक साथ फोन स्विच ऑफ करेंगे। सोनल, हमें फोन भी फेंकना होगा। मैंने देखा है पुलिस फोन के IMEI नंबर से लोकेशन ट्रेस कर लेती है। ठीक है, तो फिर हम फोन यहाँ नहीं कहीं और फेंकते हैं। पारुल, यस सर। यू आर राइट। सोनल और जयेश दोनों का फोन एक साथ एक ही लोकेशन पे स्विच ऑफ हुआ है। और सर दोनों भागकर दिल्ली तो बिल्कुल नहीं गए। मैं दिल्ली में हूँ और बहुत खुश हूँ। सर देवांग पटेल के फोन रिकॉर्ड में 18 अक्टूबर की शाम को जो कॉल आया था वो कॉल सोनल ने दिल्ली से नहीं बल्कि सूरत के एक PCO से किया था। सोनल, अभी तुम अपने घर पे कॉल करो और बोलो कि हम दिल्ली में हैं। ठीक है। सर उन्होंने जानबूझकर झूठ बोला होगा। उन्हें लगा होगा कि सोनल के पापा उनका पता लगा लें। लेकिन उसके पापा ने तो पता लगाया ही नहीं। सर वो लोग पुलिस स्टेशन नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं ना कि उन्होंने पता नहीं लगाया होगा। पता लगाने के और भी तो कई तरीके हो सकते हैं। देवांग पटेल के कॉल रिकॉर्ड्स कुछ मिला? नहीं सर, कुछ खास। सर जयेश के फोन रिकॉर्ड से एक नंबर मिला, उससे लगभग हर रोज बात होती थी उसकी। मैंने नंबर ट्राई किया, रिंग जा रही है लेकिन तू उठा नहीं रहा। मैंने मैसेज छोड़ा इसे। एक बात बताओ, हम इस केस में सिर्फ इसलिए क्राइम ढूंढ रहे हैं क्योंकि एक स्कूटर लवारिस पड़ा हुआ मिला। सर जयेश के माँ बाप ने मॉर्बी में जयेश की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी। पारुल, तुम्हें शुरू से इस केस में गड़बड़ लग रही है ना? यस सर, अब तो मुझे और भी यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। सर लड़की की फैमिली लड़के के अगेंस्ट थी। लड़की की सगाई होती है, उसके बाद वो घर से भाग जाती है और उस लड़के के साथ जो किसी भी मायने में उसकी बराबरी का नहीं है। सर अगर क्राइम नहीं भी हुआ है तो भी हमें पता तो करवाना ही चाहिए कि सोनल और जयेश सेफ हैं या नहीं। लड़के के माँ बाप ने मॉर्बी में पुलिस कंप्लेंट की है। जब पुलिस उनके पास गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका बेटा सोनल के साथ भाग गया है। योगेश, रिया को जरूर कुछ पता है, एक बार बात करो उससे। तो कल रात पूछा था उससे मैंने, उसे भी कुछ नहीं पता। तुम्हें लगा उसने सच बोला? उसने तुम्हें बताया कि पुलिस ने उससे पूछताछ की थी? આપ જે નંબરનો સંપર્ક કરવા માંગો છો એ ઉપલબ્ધ નથી। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह अंगूठी हमारे आनंद एंड विठल भाई ज्वेलरी स्टोर से खरीदी गई। काशीराम जी, आप मुझे बता सकते हैं कि अंगूठी आपकी किस ब्रांच से किसने और कब खरीदी? ये आप हमसे किस तरह के उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं? हमने जयेश के साथ शादी करने से मना किया तो बिना बताए घर से भाग गई। सोनल 20 साल की बालिग है, हम क्या करते? ये लाइन बोलकर लोग अक्सर पुलिस पे इल्जाम लगाते हैं कि पुलिस कह रही है कि लड़की बालिग है इसलिए हमने कार्रवाई नहीं की, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा। आप खुद ही कह रहे हैं कि आपकी बेटी बालिग है इसलिए आपने कुछ नहीं किया। मैंने बताया ना आपको कि सोनल ने हमें फोन करके कहा कि हमारी जिंदगी में दखल ना दे। वो बोल रही है कि वो दिल्ली में, आप लोग बोल रहे हैं कि कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि उसने फोन सूरत से किया। हम लोग नॉर्मल लोग हैं सर, हमें कैसे पता चलेगा वो सच बोल रही है झूठ? आप लोग कभी इसकी फिक्र नहीं होती? आपकी बहन, आपकी बेटी कहाँ है, कैसी है? ठीक ही होगी। 10 लाख लेकर भागी है। वैसे ये बात तो आपको ही पता चली और ये बात आप लोगों ने हमें नहीं बताई। जो भी है, बेटी मेरी, पैसा मेरा, फैसला उसका। वो फैसला जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं, ना अच्छा ना बुरा। ऐसा मैं समझ सकता हूँ क्या पूछना क्या चाहते हैं। अगर आप उसे ढूंढ लाते हैं ना तो ले आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी उसने जयेश परमार के साथ शादी कर ली, अजय के साथ तो उसका रिश्ता हो नहीं सकता, पर इसके बाद भी मैं उसे आशीर्वाद ही दूंगा। हमारे पास जयेश परमार की मिसिंग कंप्लेंट आई और आपकी बेटी जयेश परमार के साथ भागी। तो देवांग पटेल और योगेश, मैं आप लोगों से सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ, सोनल और जयेश जहां भी हैं सुरक्षित हैं, सेफ? ये हमें कैसे पता होगा? मैंने बताया ना कि सोनल ने फोन करके कहा कि वो जयेश परमार के साथ शादी कर रही है। हम उसकी जिंदगी में दखल ना दे, बस। जिस दिन सोनल घर से भागी थी उसी दिन उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देनी चाहिए थी। शरद, तुझे अगर कुछ भी पता है तो बता दे। क्या बता दूं मैं? और आप ऐसा क्यों पूछ रहे भिका भाई? क्योंकि तेरा चेहरा कुछ और ही बता रहा है।
एक बात याद रखो, सेठ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तू बड़ा परेशान सा है कि 10 लाख की चोरी की बात पुलिस को किसने बताई? जिसने भी बताया हो, मैंने नहीं बताया। मैंने भी नहीं बताया बीका भाई। तुम दोनों ने नहीं बताया, और मैं तब तक नहीं बताऊंगा जब तक सेठ नहीं कहते। तो फिर ये बात उन्हें पता कैसे चली? किसने बताया? सर, आप जिस अंगूठी की बात कर रहे हैं वो इसी लड़की ने हमारी राजकोट वाली ब्रांच से खरीदी थी। देखिए, आपकी राजकोट वाली ब्रांच के पास इसकी डिटेल्स तो होंगी। कौन है ये, कहाँ रहती है, कुछ बता सकते हैं आप? नहीं सर, बिल तो नहीं। वो लड़की ने कैश पेमेंट की थी। हमारे राजकोट ब्रांच के जो हेड है उन्होंने बताया कि इस लड़की ने 16 अक्टूबर को ये अंगूठी खरीदी थी। और हाँ सर, एक नहीं, दो अंगूठियां खरीदी थी। ये देखो, ये रिंग मैं तुम्हें पहनाऊंगी और ये वाली तुम मुझे। फिर हमारी सगाई हो जाएगी। सोनल, इसकी जरूरत नहीं थी। मेरा मतलब है अभी हमें सेटल होना है, तो हमें पैसों की जरूरत है, और वो भी बहुत सारे पैसों की। तुम पैसों की टेंशन मत लो, पैसों का इंतजाम हो गया है। कल सुबह हमारे पास ढेर सारे पैसे होंगे। कैसे? मतलब कहाँ से आएंगे? छत पर फाड़ के। भगवान भी चाहता है कि हम साथ में रहें, इसीलिए उन्होंने आज सुबह ही इशारा दे दिया है कि पैसे कहाँ से आएंगे। रवि, इस लड़की ने ये अंगूठी राजकोट से खरीदी थी। फौरन अपनी एक टीम लगाओ और पता करो कि ये लड़की कौन हो सकती है। जी सर। हेलो दोस्त, मैं तुझे कब से फोन कर रहा हूँ, मैसेज भी छोड़ा था, तूने कॉल बैक भी नहीं किया मुझे। पहले ये बता तू कौन है? राजकोट से सब इंस्पेक्टर रुपेश भगत बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए, क्यों फोन कर रहे थे? जयेश पारमार को जानता है ना तू? तेरी तो फोन पे अच्छी खासी बातचीत हुई थी उससे। हाँ तो आपसे मतलब ये कि जयेश पारमार कहाँ है? अपने घर पे होगा, मोरबी में या राजकोट में होगा हॉस्टल में, और मैं यहाँ अहमदाबाद में रहता हूँ, यहाँ नौकरी करता हूँ। मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? गायब है वो, सोनल पटेल के साथ भागा है। तू जानता है ना सोनल पटेल को? क्या भाग गया? नहीं, मुझे नहीं पता कि सोनल कौन है। जयेश मेरे बचपन का दोस्त है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं हम लोग, मोरबी में एक ही साथ स्कूल पढ़े, लेकिन उसने मुझे कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे तो अंकल आंटी की फिक्र हो रही है, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि हमसे आकर पूछेगा कि तेरे बेटा कहाँ है? हाँ बिल्कुल पूछेंगे, वो आपकी बेटी है जिसके साथ जयेश भागा है। छोड़ेंगे नहीं हम आपको। अरे केस तो हमें करना चाहिए तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने हमारी सोनल को बहकाया है, फंसा अपने जाल में। अरे तो किया क्यों नहीं केस? अरे आप लोगों ने तो जानबूझ के रिपोर्ट तक नहीं दर्ज करवाई। बड़े होंगे आप अपने घर में, हमें हमारा बेटा वापस चाहिए। अगर मेरे बेटे के साथ कुछ भी होगा ना, तो एक बात याद रखना, मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। देवांग सेठ, चल निकल यहाँ से। ये धमकी जाकर किसी और को देना, यहाँ पर नहीं। हमने सोनल को समझाया था कि दूर रहे तुम्हारे बेटे से, पर तुम्हारे बेटे को तो लालच आ गया था। इतनी अच्छी अमीर लड़की जो मिल गई, इसीलिए उसे फंसा लिया और भगा के ले गया। आप लोगों को सब पता था कि वो लोग कहाँ हैं, सब जानते थे आप, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ हमें नहीं बताया। अगर हम चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आएगा और मुंह उठाकर हमसे सवाल करेगा। एक बार सोनल और तुम्हारे बेटे को मिलने दो, फिर देखना क्या करते हैं उनके साथ हम। अगर मेरा बेटा नहीं मिला या उसे कुछ भी हुआ तो छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को, जीना मुश्किल कर दूंगा। चल निकाल अब यहाँ से, निकाल। अब गांधीनगर क्राइम ब्रांच भी सोनल पटेल को ढूंढ रही है। ये फोटो भेजा उन्होंने। क्यों? वो क्यों ढूंढ रहे? मैडम 2 दिन पहले 3 नवंबर को गांधीनगर के पास जो मैसाना रोड पे जंगल है, वहां 2 डेड बॉडी मिली।
देख करके ऐसा लगता है ये लड़के की बॉडी है और ये लड़की। बोला तुम्हारे पास दोनों बॉडीज हैं? हाँ रघुवंशी, दोनों बॉडीज हैं। हम तो कल इनका अंतिम संस्कार करने वाले थे। वो तो लड़की की पहचान हो गई इसलिए रुक गए। लड़की का तो पता चल गया है कि वो सोनल पटेल है, मगर लड़के का अभी कुछ अता पता नहीं। लड़का जयेश परमार होगा। 17 अक्टूबर को दोनों राजकोट से अपने अपने घर से भागे थे। हम पता करने की कोशिश कर रहे थे कि ये दोनों सेफ हैं या नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने चोरी का एक स्कूटर पकड़ा था, उसी से केस सामने आया। रघुवंशी, हमें दोनों बॉडीज की पहचान करनी चाहिए, लेकिन दोनों बॉडी बुरी तरह जल चुकी है, इसलिए डीएनए टेस्ट से कंफर्म करना होगा। फिर भी मुझे लगता है कि दोनों की फैमिलीज को बुला के बॉडीज आइडेंटिफाई करवानी चाहिए। हम बॉडी तो दिखा सकते हैं, पर यह बुरी तरह जली हुई। मैं देखना चाहती हूँ। इसकी उंगली से हमें अंगूठी मिली थी, यह भी बुरी तरह जल चुकी थी, और फिर भी इसके जरिए हम ज्वेलर और ज्वेलर से आपकी बेटी सोनल पटेल तक पहुंच पाए। क्या किसी को भी नहीं पता था कि सोनल और जयेश कहाँ पर है? बॉडी पूरी तरह से जली हुई है। हमारा जयेश नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। नहीं। इसे देखकर आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा बेटा जयेश है? देखिए, पक्के तौर पे तो नहीं बता सकते, लेकिन इनकी बॉडी हमें सोनल पटेल की बॉडी के साथ मिली थी, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि शायद ये जयेश है। नहीं, ये जयेश नहीं है। ये नहीं है, मेरा बेटा नहीं। अगर ये जयेश है भी, तो भी इसका ये हल किसने किया? किसने मारा इसे? देवांग पटेल और उसके परिवार ने? उन्होंने किया ये? उदय जी, हमारे पास भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत लोगों से पूछने के लिए, क्योंकि अब तक तो हमारे पास सिर्फ एक चोरी का स्कूटर था। 17 अक्टूबर को सोनल पटेल और जयेश परमार अपनी एक अलग दुनिया बसाने का सपना लेकर राजकोट से निकलते हैं, पर 3 नवंबर को घर से भागने के लगभग 2 हफ्ते बाद गांधीनगर के पास सोनल पटेल और जयेश परमार की जली हुई लाशें मिलती हैं। उस वक्त दिवाली का त्योहार था और हर तरफ जश्न का माहौल था, और 2 परिवार अपने बच्चों की भयानक मौत के शोक में डूबे हुए थे। डीएनए टेस्ट से साबित हुआ कि जिस लड़की की जली हुई लाश मिली थी वो सोनल पटेल ही थी, और वो लड़का जयेश परमार था। ये दोनों बॉडीज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, प्लीज। दोनों को गला घोट के मारा गया, उसके बाद लाशों को जला दिया गया। सर, दोनों की बॉडी पर कुछ नहीं मिला सिवाय सोनल की अंगूठी के? नहीं, कुछ नहीं मिला, और फाइनली इस अंगूठी ने हमें सोनल तक पहुंचा दिया। कातिल ने जानबूझ के दोनों की बॉडीज पर कुछ नहीं छोड़ा होगा। ये अंगूठी भी गलती से उससे छूट गई होगी। सर, ये तो पक्का है कि सोनल और जयेश सूरत में थे, लेकिन फिर भी इन दोनों की डेड बॉडी हमें गांधीनगर में कैसे मिली? मतलब कोई तो है जो जानता था कि ये दोनों कहाँ थे। सोनल ने अपने पिता के केबिन से 10 लाख रुपए चुराए थे। 10 लाख, अच्छी खासी रकम थी उनके पास। वो दोनों कहाँ जाने वाले थे? गांधीनगर तो नहीं थे, क्योंकि इन दोनों की तलाश में गांधीनगर का चप्पा चप्पा छान मारा था हमने। और अहमदाबाद, वहाँ पता किया था आप लोगों ने? नहीं, क्योंकि अंगूठी के जरिए हमें पता चल चुका था कि लड़की राजकोट से है। सर, क्या ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा होगा कि सूरत से कॉल करेंगे और उसके बाद किसी और शहर चले जाएंगे, शायद अहमदाबाद? सोनल के बाप और भाई के अलावा कोई नहीं हो सकता। उन्होंने ही मारा है मेरे बेटे को। काका, जयेश ने आपको कुछ बताया था कि वो और सोनल कहाँ जा रहे हैं, कहाँ छुपे हैं? बेटा, अगर हमें पता होता कि वो भागने की सोच रहा है तो क्या मुझे रोकते नहीं? पता नहीं जयेश ने ऐसा क्यों किया। मैंने उसे समझाया था कि वो बड़े लोग हैं, बड़े घर वाले हैं, और जब वो मना कर चुके थे तो
पता नहीं फिर भी उसने ऐसा क्यों किया। क्या है? भीखा भाई, आपसे एक बात करनी थी। पुलिस का एक खबरी शमशेर बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ही था जिसने 10 लाख की चोरी वाली बात उन्हें बताई है। भीखा भाई, मैं क्या करता, मुझे बताना पड़ा। और क्या क्या बताया? नहीं, और कुछ नहीं बताया, पर मुझसे बार बार पूछ रहा था सेठ जी के घर में क्या चल रहा है। सेठ जी और उनके परिवार वाले वैसे ही बहुत दुखी हैं, उन्हें और दुख नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए अपना मुंह बंद रखना सीख। पापा, पापा, शरद का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने इससे कहा था कि क्रियाक्रम के बाद में, पर वो गायब है। कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन मैं सोनल और जयेश के बारे में कुछ जरूर बता सकती हूँ। क्यों? तुम नताशा पुरोहित हो या शिल्पा अजमेरा? क्यों अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रही हो? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती। मैं सोनल और जयेश के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है, बताओ क्या बताना चाहती हो? मैं सोनल और जयेश के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है, बताओ क्या बताना चाहती हो? एक आदमी है जो कि घर से भागे लड़के लड़कियों की मदद करता है, उनको रहने के लिए जगह देता है और उनकी फैमिलीज और किसी भी तरह के खतरे से उनको बचाता है। सोनल और जयेश उसी आदमी के पास गए थे। हाय सर, मैं जयेश परमार। मैं सोनल पटेल। जयेश, सोनल, अब तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर तुम पूरी तरह से सेफ हो। मैं तुम दोनों को विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ तुम्हें किसी बात का कोई खतरा नहीं। पहेलियों में बातें मत करो, साफ साफ बोलो कि क्या बोलना है। मेरे लिए तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, और अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो तुम जरूर मुश्किल में आ जाओगी। मैं आपकी मदद कर रही हूँ और आप मुझे ही धमकी दे रही हैं। अगर मैंने सोनल और जयेश की फोटो अखबार में ना देखी होती तो मैं आपको कभी फोन नहीं करती। जिस आदमी ने उनको सहारा दिया, उनकी मदद की, उसका नाम है शेखर भाटिया। और जिस घर में वो भागे हुए कपल्स को रखता था, वो घर अहमदाबाद में है। उसने सोनल और जयेश को भी वहीं पे रखा था। सोनल, जयेश, आओ आओ। ये तुम लोगों का बेड है और ये कबर्ड। जब तक तुम्हारा दिल चाहे तब तक यहाँ रह सकते। और हाँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस जगह पे तुम दोनों बिल्कुल सेफ। सोनल और जयेश को किसने मारा? पता नहीं। हाँ, पर वहाँ एक और कपल था, अमित दवे और भावना राठौड़। भावना, मैं नीचे होकर आता हूँ। ठीक है। अमित दवे के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। मुझे ऐसा लगता है ना कि वो सोनल और जयेश को मारने की प्लानिंग कर रहा था। तो मुझे अमित दवे और भावना राठौर की कुछ और डिटेल्स दे सकती हो? अगर होती तो जरूर देती, लेकिन मैं उनको ज्यादा नहीं जानती थी। मैं उनसे शेखर भाटिया के घर में मिली थी, जैसे सोनल और जयेश से मिली थी। तो मुझे लगा आपको ये बात बता देनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको फोन किया। घर से भागा हुआ एक और जोड़ा अमित और भावना जयेश और सोनल का मर्डर करेंगे। मकसद? सर, मकसद पता नहीं, लेकिन हमें अहमदाबाद के शेखर भाटिया का पता लगाना चाहिए। शायद वहां से हमें कोई क्लू मिल जाए। सर, देवांग पटेल के ऑफिस का एक एम्प्लॉई है, शरद राजपूत। कुछ कन्फेस करना चाहता है लेकिन छुपा बैठा है। उसे डर है कि देवांग पटेल उसको नुकसान पहुंचा सकते। देवांग पटेल का इतना डर कि उसके डर की वजह से एक आदमी छुपा बैठा? सर, मैंने सेठ की डर से अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। शरद, तुम्हें सोनल और जयेश के मर्डर के बारे में पता था? सर, मुझे जो कुछ भी पता है मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, लेकिन आपको मेरी बात का विश्वास करना पड़ेगा। अरे पहले तुम सामने तो आओ, या फिर हमें बता दो तुम कहाँ छुपे बैठे हो।
तुम्हें लेने हम वहाँ आ जाएंगे। शरद, विश्वास के लिए तुम्हारे सच बोलने की जरूरत है। अगर तुम सच बोलोगे तो हम जरूर विश्वास करेंगे। सर, उसके बाद शरद ने फोन स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन उसने कहा कि कल पुलिस स्टेशन आएगा। शरद का नंबर ट्रैक करो, पता लगा उसने ये फोन कहाँ से किया। बच के नहीं निकलना चाहिए और हमसे पहले वो किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। सर, फारूक, अहमदाबाद में अपने आदमियों को काम पे लगाओ। पता लगाओ ये शेखर भाटिया कौन है जो घर से भागे हुए प्रेमी जोड़ियों को प्रोटेक्शन देता था। जयेश और सोनल उस तक कैसे पहुंचे और कातिल जयेश और सोनल तक कैसे पहुंचे। पर नताशा, तूने मुझे ये सब बात पहले क्यों नहीं बताई? मुझे थोड़ी पता था उनका इस तरह से मर्डर हो जाएगा। नहीं पता था यार मुझे। एक प्रेम कहानी जिसने एक दुखद और विकृत मोड़ लिया। प्रेम कहानी जिसका अंत हुआ प्रेमी और प्रेमिका की मौत पर। उन्हें किसने मारा और क्यों? पुलिस के लिए सच और मुजरिम दोनों की खोज बहुत मुश्किल साबित होने वाली थी, क्योंकि इस प्रेम कहानी के साथ कई और कहानियां और पात्र जुड़े हुए थे। पुलिस ने ये गुत्थी कैसे सुलझाई, मुजरिम तक कैसे पहुंची, ये सब हम देखेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। जय हिंद।